जरा सोचो, हजारों साल पहले 2600 बीसी का समय। आज जो जमीन हम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां एक महान सभ्यता फल फूल रही थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग का एक अद्भुत नमूना। ये चहल पहल वाले शहरों, उन्नत तकनीक और रहस्यमयी पहेलियों की दुनिया थी। सिंधु के लोग शहरी नियोजन के उस्ताद, कुशल कारीगर और चतुर व्यापारी थे। उन्होंने पत्थर, मिट्टी और धातु पर अपनी विरासत की छाप छोड़ी। उनकी कहानी भले ही अधूरी हो, लेकिन हजारों साल बाद भी हमसे बात करती है। ये सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन बेहद विकसित थी। ये 2000 साल से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। साल 1921 ये वह समय था जब भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम पंजाब में एक जगह पहुंची। यह टीम एक विशेष मिशन पर थी, जिसका उद्देश्य था प्राचीन अवशेषों की खोज करना और उन्हें समझना। वे हड़प्पा के प्राचीन शहर की खुदाई कर रहे थे। यह खुदाई एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि इसमें कई चुनौतियां और रहस्य छिपे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि वे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक करने वाले हैं। हर दिन वे नए और अद्भुत अवशेषों का सामना कर रहे थे, जो उन्हें अतीत की एक झलक दे रहे थे। हड़प्पा और बाद में मोहनजोदड़ो की खोज ने पुरातत्व की दुनिया में तहलका मचा दिया। इन खोजों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनता को उजागर किया, बल्कि विश्व इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ा। यहाँ जमीन की परतों के नीचे एक खोई हुई सभ्यता के सबूत दबे हुए थे। इन परतों में छिपे हुए अवशेषों ने हमें उस समय की जीवन शैली, संस्कृति और तकनीकी उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक ऐसी सभ्यता जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा उन्नत और विशाल थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला ने सभी को चकित कर दिया। हड़प्पा की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति हमारे आकर्षण की शुरुआत की। इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत और संगठित थी। इसने एक ऐसी दुनिया में एक खिड़की खोल दी जो बहुत पहले खत्म हो गई थी। एक ऐसी संस्कृति का खुलासा किया जो अद्भुत प्रतिभा और जटिलता से भरी थी। इन अवशेषों ने हमें उस समय की सामाजिक संरचना, व्यापारिक संबंधों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी जानकारी दी। इसने अन्वेषण और खोज की एक लंबी यात्रा की शुरुआत की। पुरातत्वविदों ने इस खोज के बाद और भी कई स्थानों पर खुदाई की, जिससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पुरातत्वविद और इतिहासकार अभी भी इस उल्लेखनीय सभ्यता की कहानी को जोड़ रहे हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और विविधतापूर्ण था। ग्रिड जैसी सड़कों और परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था वाले सिंधु शहर, जो आज के समय में भी एक मिसाल हैं, प्राचीन सभ्यता की उन्नत सोच और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। शहरी नियोजन के अद्भुत नमूने थे। इन शहरों की योजना इतनी सटीक थी कि आज भी हम उनकी संरचना को देखकर चकित रह जाते हैं। दो सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की योजना और निर्माण आश्चर्यजनक सटीकता के साथ किया गया था। इन शहरों की सड़कों का ग्रिड पैटर्न और जल निकासी प्रणाली आज भी अध्ययन का विषय है। कल्पना कीजिए कि आप एक चौड़ी सड़क पर चल रहे हैं, जिसके किनारे मानकीकृत ईंटों से बने घर हैं। ये घर न केवल एक जैसे दिखते थे, बल्कि उनकी बनावट और डिजाइन भी एक समान थे। सड़कें सीधी हैं, समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ये ग्रिड पैटर्न न केवल यातायात को सुगम बनाता था, बल्कि जल निकासी और सफाई के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये सिंधु शहरों की पहचान है, उनके उन्नत शहरी नियोजन का प्रमाण। इन शहरों की योजना में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जैसे रिहायशी इलाके, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक परिसर। हर क्षेत्र का अपना महत्व और उपयोग था। रिहायशी इलाके, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक परिसर, इन क्षेत्रों की योजना और निर्माण में भी एक रूपता और सटीकता थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जैसी सार्वजनिक इमारतें एक उच्च संगठित और परिष्कृत समाज की ओर इशारा करती हैं। ये स्नानागार न केवल धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि स्वच्छता के लिए भी। ये सावधानीपूर्वक नियोजन न केवल स्थापत्य कौशल को दर्शाता है, बल्कि समाज की उन्नत सोच और तकनीकी ज्ञान को भी प्रकट करता है। इन शहरों की योजना में हर पहलू का ध्यान रखा गया था, बल्कि स्वच्छता और सामाजिक संगठन की गहरी समझ को भी दर्शाता है। इन शहरों की जल निकासी प्रणाली और स्वच्छता व्यवस्था
आज भी एक मिसाल हैं। भाग 4, जीवन का प्रवाह, जल प्रबंधन और स्वच्छता। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा को सिंधु शहरों में बड़ी सावधानी और कुशलता से प्रबंधित किया जाता था। सिंधु के लोगों ने जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। कल्पना कीजिए कि एक शहर में ढकी हुई नालियां सड़कों के किनारे चल रही हैं, घरों से गंदा पानी ले जा रही हैं। सिंधु शहरों में यही हकीकत थी। उनकी जल निकासी व्यवस्था अपने समय से बहुत आगे थी। कुएं साफ पानी उपलब्ध कराते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जैसे बड़े सार्वजनिक स्नानागार धार्मिक और शायद मनोरंजनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। स्वच्छता पर ध्यान सिंधु लोगों की सार्वजनिक स्वास्थ्य की समझ और नागरिक व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 5, पूर्वजों के घर, वास्तुकला और आवास। एक सिंधु घर के अंदर कदम रखें और आपको आराम और व्यावहारिकता के लिए डिजाइन की गई एक दुनिया मिलेगी। मानकीकृत ईंटों से बने घर आकार में अलग अलग थे, जो एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना का सुझाव देते हैं। ज्यादातर घरों में एक केंद्रीय आंगन होता था, जो रोशनी और हवा प्रदान करता था। कई घरों में निजी कुएं और स्नानघर भी थे, जो प्राचीन दुनिया में एक विलासिता थी। पकी हुई ईंट, एक टिकाऊ और आग प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग उनके वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। आज भी इन घरों के खंडहर उनके निर्माताओं की कुशलता का प्रमाण है। घरों के आकार और सुविधाओं में विविधता सिंधु समाज के भीतर धन और सामाजिक स्थिति के अलग अलग स्तरों का सुझाव देती है। भाग 6, धरती से खजाने, कृषि और शिल्प कौशल। सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उनकी कृषि और शिल्प कौशल में निहित था। सिंधु के लोग कुशल किसान थे, जो गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उनके पास उन्नत सिंचाई प्रणालियां थीं, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने में सक्षम बनाती थीं। कपास की खेती ने न केवल उनके वस्त्र उद्योग को समृद्ध किया, बल्कि व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान की। सबूत बताते हैं कि उन्होंने गाय, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया था। पशुपालन ने उन्हें दूध, मांस और ऊन जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। भैंसों का उपयोग खेतों की जुताई और भारी सामान ढोने के लिए भी किया जाता था, जो उनकी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा था। लेकिन उनका कौशल कृषि से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वे उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, जटिल आभूषण और आश्चर्यजनक टेराकोटा मूर्तियां बनाने वाले कुशल कारीगर थे। उनके मिट्टी के बर्तन न केवल दैनिक उपयोग के लिए थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते थे। आभूषणों में सोने, चांदी और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। टेराकोटा मूर्तियां उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब थीं। ये मूर्तियां विभिन्न देवी देवताओं और पशुओं की आकृतियों में बनाई जाती थीं। अपनी रहस्यमय लिपि और जटिल नक्काशी के साथ सिंधु मोहरें उनके कलात्मक कौशल का प्रमाण हैं। ये मोहरें व्यापार और प्रशासन में उपयोग की जाती थीं। मोहरों पर उकेरी गई आकृतियां और लिपि आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है, जो उनके समाज की जटिलता को दर्शाती है। सिंधु क्षेत्र में पाई जाने वाली ये मोहरें उनके व्यापार नेटवर्क और विश्वास प्रणालियों के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करती हैं। ये मोहरें विभिन्न सामग्रियों पर बनाई जाती थीं, जैसे कि पत्थर, तांबा और मिट्टी। उनके व्यापार नेटवर्क ने उन्हें मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूरस्थ सभ्यताओं से जोड़ा, जिससे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक आदान प्रदान हुआ। उनकी शिल्प कौशल उनकी कलाकृतियों की गुणवत्ता और डिजाइन में स्पष्ट है, जो एक परिष्कृत सौंदर्य बोध और विभिन्न सामग्रियों पर महारत को दर्शाती है। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, आभूषण और मूर्तियां आज भी उनकी उन्नत तकनीकों और कलात्मक दृष्टिकोण का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये कलाकृतियां न केवल उनके समय की तकनीकी और कलात्मक उन्नति को दर्शाती हैं, बल्कि उनके समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी उजागर करती हैं। इन कलाकृतियों के माध्यम से हम उनके जीवन, विश्वास और समाज की जटिलताओं को समझ सकते हैं।